So with this, I would like to just begin this webinar because it's already time and we have over 200 participants here. So hello and welcome to this webinar. I am Shashank Shekhar. I am the co-founder of Future Crime Research Foundation. First of all, I would like to thank all the audience because you are loving our webinar so much. You are giving us so many feedbacks, comments, and valuable suggestions that how we can improve and what we can bring in. So I will quickly tell you what exactly Future Crime Research Foundation is. We are incubated at IIT Kanpur, and we look into problems and solution. When I say problems, we do a lot of webinar, training, workshop, research, white paper, and surveys to identify these problems and tell the world कि बस ये problem है. And when I say solution, we try and solve a bigger problem by giving some small solution. So हमने क्या किया है? Future Crime Research Foundation has made India's first search engine to find all the contact details of police station. So in case you want number of your nearest police station, who is the cop there, what is his email ID, what is his number, it is just a click away. आपको जाना है और search करना है. I will share that link in the chat section. And also we have created a search engine for nodal officer. आपको किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, कहीं का भी नोडल ऑफिसर्स का नंबर चाहिए, वो नंबर भी हम लोग वन क्लिक सॉल्यूशन लेके आए हैं. और जब हम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, देन वी आल्सो रियलाइज देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फेस कर रही है, वो है रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन का. सो विद IIT वी आर developing India's first AI-powered search engine, which is called Synopsys. Synopsys is big data platform. This will help investigative agencies in crime mapping and predictive policing. So with this, I would like to invite Professor Triveni Singh. He is SP Cybercrime UP Police, who is our mentor, and he is also the man behind making this workshop possible. So Triveni sir, I would like to come and set the agenda for this workshop. ये मैंने शशांक मैंने बोल दिया है, काफी मैंने बोला, वही चीज था कि I guess उस समय ना कई participants नहीं आए होंगे. If you just want to quickly set the agenda for ठीक है, थैंक यू. दोस्तों, मैंने ये जो ये वर्कशॉप है, इसलिए वो किया गया है कि हम टेक्नोलॉजी जाने. हम अगर टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आजकल ब्लॉकचेन फ्यूचर भी है, और आजकल क्या काफी सालों से मैं देख रहा हूं. मैं रोहस नागपाल की बात करूं तो 6-7 साल पहले इन्होंने ब्लॉकचेन पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया था, और बहुत बड़ा पुणे में कॉन्फ्रेंस कराया था. तो 7 साल पहले की बात है, और मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं देखता रहता हूँ ब्लॉकचेन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं. तो मैंने सोचा रोहस को बुलाऊं ताकि वो बताएं, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर को बुलाते हैं. हम कभी थियरी में विश्वास नहीं करते हैं. जो हो सकता है कोई प्रोफेसर हो जो वो बहुत अच्छा थियरेटिकली बहुत साउंड हो, लेकिन हम पुलिस अफसर को प्रैक्टिकल चीजें जाननी है. तो रोहस को बुलाया एक बार. रोहस की बिटिया हैं सानिया नागपाल. मैंने लिंक्डइन पे ही देखा था कि सानिया केरल पुलिस के लिए ब्लॉकचेन पे बोलने वाली हैं. तो मैंने सोचा कि इंस्पायर करने के लिए कि जो हमारे यहाँ ज्यादातर लड़के 17 साल के तो इंस्पायर हो बच्चे की, देखिए इतने कम एज में कोई ब्लॉकचेन पे बोल रहा है. तो एक बच्चे के भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग जानना चाहते हैं. और ये तो ब्लॉकचेन की जो नेशनल कमेटी बनी हुई है, संदीप जी तो उसके मेंबर हैं. और ये यूज केस है कि IIT ने अभी लास्ट कन्वोकेशन में सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन बेस्ड इशू किया. तो कितना बड़ा सिक्योरिटी का इशू है. हमारे जितने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स टैंपरिंग सबसे सीरियस इशू है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट सबसे सीरियस इशू है. पायरेसी सबसे बड़ा सीरियस इशू हुआ. तो ये सारा चीजें एक ऐसा आर्किटेक्चर जहां हम जिस प्लेटफॉर्म पे आके अपने को सिक्योर कर सकते हैं, और ये जो थेफ्ट हो रहे हैं, ये जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, इस पे लगाम कैसे लगा सकते हैं. इसके लिए मैं इंडिया का टॉप पैनलिस्ट जो मेरी नजर में है, क्योंकि मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, टॉप पैनलिस्ट को बुलाया कि ये लोग बताएं आपको. और आपका कोई सवाल होगा निश्चित रूप से आप चैट बॉक्स में लिखें. धन्यवाद शशांक. Thank you so much, sir.
With this, I would also like to invite Ila Longani ji. She is CEO of Sage Presage to moderate this session. Ila ji, welcome. Thank you so much, Shashank, and Professor Treni. Thank you so much. Technology के ऊपर emphasize करने के लिए and what is the need for it. We have a very interesting panel today from a professor to a 10th grader. So that's a wide spectrum and clearly indicates कि कितना critical है blockchain और कितना influence है इसका. Sir, under your able guidance and mentorship, you know, we are really, these workshops are reaching a new level of elevation, I must say. So thanks for that. I would also like to suggest that all the questions will be answered at the end. तो किसी की अगर कोई भी questions हैं सर बन गए सर, अभी ला रहे हैं सर, वही बन गए हैं सर, अभी हम थोड़ी देर में ला रहे हैं. Sir, can you mute yourself, please? किसी के अगर कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज Q&A विंडो में टाइप करके बता सकते हैं. So moving on to the webinar, as per some of the experts, blockchain represents a watershed movement in technological history. Blockchain technology has the potential of being a powerful tool in law enforcement, as we all know. It provides enhanced opportunities for law enforcement to trace the activities of criminal networks. It presents valuable qualities, particularly related to tamper-evident and permanent databases and record keeping, which Professor Triveni also spoke about, and that can enhance transparency, accountability, citizen engagement, I would say. It provides the highest standards of data transparency and integrity. As blockchain technology automates data storage, it eliminates the leading cause of data breaches, which is human error. We can see how some of the characteristics of blockchain network might deliver significant advantages over current data systems in preventing cybercrime. Characteristics like data isn't siloed, there's greater transparency, data security, integrity, a new approach to authentication and digital identity. Blockchain is distributed, it is immutable, and it can be permissioned. So cybercrime is the greatest threat to enterprises, and blockchain technology can go a long way in fighting that. So with that, I would like to move on to our first speaker today to give us more insights into the blockchain technology. May I please invite Professor Sandeep Shukla. He is a professor of computer science and engineering department at IIT Kanpur. He is also a joint coordinator of National Blockchain Project and a program director of C3I Hub. He has an excellent academic record background globally. He has interest in multiple research and teaching areas in technology. Professor Shukla, आपका स्वागत है आज के इस workshop में. Thank you so much, Ilaji. Thank you, Professor Triveni Singh, Shashank, for inviting me. And also, it's a great opportunity to meet Mr. Rohas Nagpal, who I have been seeing on various social media. He has been relentlessly championing the cause of blockchain and its importance in the Indian technology world. And also, it's great to see such a young daughter of Mr. Nagpal to be here. So let me first, share my presentation. Just a minute. My PowerPoint खुल नहीं रहा है. Have too many windows open, probably that's why. Just bear with me, please. Sure, sir. Take your time, please. So I might have to kill my PowerPoint.
So while I am doing that, let me say कि हमने अभी IIT कानपुर के डिग्री जो है वो ब्लॉकचेन पे आधारित सिस्टम में दिया था। 1763 डिग्रीज एक प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के एक क्लिक में सारी सबके डिजिटल वॉलेट में चले गए थे। उसके बाद से जो हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर went and talked about it to the youth welfare ministry. तो 26 जनवरी से पहले एक अवार्ड दिया जाता है बच्चों को, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। उसको प्रधानमंत्री के निर्देश पे हमको बताया गया था कि वो अलग सर्टिफिकेट्स भी ब्लॉकचेन में दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद हमने उसको भी ब्लॉकचेन में दिया। तो अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को इग्नू, द इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन है। उसमें भी ऑलमोस्ट 60,000 डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन, एंड दो सर्टिफिकेट्स भी हमारे ब्लॉकचेन पे दिया जाएगा। सो this particular system is quite interesting, क्योंकि हमारे देश में, एज त्रिवेणी जी ने बताया कि सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, इनमें बहुत सारे फोर्जरी होते हैं, और इस फोर्जरी को रोकने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके वजह से हमने जो किया है, हमने एक सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी सिस्टम क्रिएट किया है, जो जिससे आपको नॉट ओनली यू कैन गिव डिजिटल सर्टिफिकेट्स फॉर एजुकेशनल डिग्रीज और मार्कशीट्स, बट यू कैन आल्सो create your identity in a very interesting way, so that we can actually provide degree with the blockchain. तो हम जो दिखाना चाह रहे हैं अभी कि ये सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी होता क्या है, मैंने खुल के रखा था, लेकिन ये जो है तो मुझे एम्बैरस करने वाले हैं ये। तो सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी का आइडिया है, शायद खुल जाएगा। सो हमारे अभी आइडेंटिटी क्या क्या है कि हम अगर अपना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें आधार के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आधार जो है, आधार के लिए आपको आइडेंटिटी ठीक से एस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो करना है वो है कि आपको this one is giving me trouble. Let me see if I can slideshow. Okay, finally. So SSI is self-sovereign identity, जिसमें आपको आइडेंटिटी विदाउट गिविंग अप योर डेटा, राइट। सो राइट नाउ क्या होता है कि हमारे पास कोई आता है कि हम जाते हैं सिम कार्ड लेने या बैंक में अकाउंट खुलवाने, तो हमें अपना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो उसमें काफी सारे मेथड्स है। एक मेथड है कि जिससे आप अपना फिंगरप्रिंट यूज करके आधार KYC कर सकते हैं, और अपना फोन इस्तेमाल करके OTP के जरिए आप अपना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, basically by going through the Aadhar's data center, right? So your fingerprint या आपका नाम, पता, एक्सेट्रा, आधार नंबर, ये भेजा जाता है आधार के डेटा सेंटर में। वहीं से आइदर OTP आता है, और अगर आपने फिंगरप्रिंट डाला
तो फिंगरप्रिंट मैच होके आता है और उसके बाद उससे डेटा आ जाता है आपके सिम प्रोवाइडर या बैंक मैनेजर के पास। तो उससे क्या होता है कि उससे तो आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी का एक कॉपी आपको देना पड़ता है कहीं जगह में, जहाँ पे आपको सारे उस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में जो जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपके फादर का नाम, एड्रेस, आपका आधार नंबर, सब कुछ आपको देना पड़ता है इन अ प्रिंट आउट। आजकल तो ऐसा हो गया कि हमारे आइडेंटिटी इवन कुरियर कंपनीज भी मांगते हैं, बोलते हैं कि आधार कार्ड की कॉपी दे दो। तो हम बहुत many times we actually give it, and once we give it, we have no control on the data. They can use it in many different ways. They can morph the picture on the document and create another printout and use that for creating a SIM card in your name, and many kind of frauds can happen. तो डेटा एक बार आपने दे दिया तो वो आपके हाथ से चला गया, और उस डेटा को कैसे यूज कर रहा है आदमी वो पता नहीं चलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर आपको कहीं पे जाना है जहाँ पे आपका उम्र वेरीफाई होना है, 21 ईयर्स ओल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको अगर आपने आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कुछ भी दिया जिसमें आपके बर्थ डेट है, तो उसमें दो प्रॉब्लम है। एक जस्ट टू प्रूव योर बर्थ डेट और प्रूव योर एज, you have to give all the information like your name, your father's name, whatever is in that identity document. तो इससे क्या होता है कि आपको चॉइस नहीं है कि आप ओनली प्रूव करें कि आपका एज 21 के ऊपर है कि नहीं। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा आप कर सकते हो with the help of the cryptographic methods called zero knowledge proof. You can actually prove that you are 21 years old or you are above 65 in case of you want to prove that you are senior citizen, but you don't have to show your exact birthday. So there are ways in which you can create identity documents from which you can actually prove your age without having to reveal your birth date or any other information about you. Similarly, if you have a degree, आपको IIT से डिग्री मिला है और डिग्री कौन सी साल में मिला है, ये अगर आपको प्रूफ करना है, और आपको डिग्री में आपको कौन सी क्लास मिला था या डिग्री में और कोई इंफॉर्मेशन होगा आपके बारे में, if you don't want to divulge that, you want to only prove that you have a degree from IIT and it is a bachelor's level degree. If you have to prove that, yeah, right now there is no way to do that. You have to give your entire degree certificate copy, and it has all the other information. So you cannot do what we call selective disclosure. Selective disclosure आप अभी नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका डिग्री कोई प्रूफ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर रियली देखना चाहते हैं कि आपने जो उनको डिग्री सर्टिफिकेट का कॉपी दिया वो फोर्ज्ड है कि ये रियल है, तो राइट नाउ उनको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को फोन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट होगा जो डिग्री वेरीफाई करता है, वो अपना डेटाबेस देख के आपको बताएगा कि आपको ये आदमी इतने ये साल में ये डिग्री मिला था। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि उसमें नाम, अगर मान लीजिए एक ही नाम पे दो आदमी है, तो और एक का रोल नंबर दूसरे को पता चला, तो उसमें भी उसी के नाम पे डिग्री वेरीफाई हो सकता है, जिसमें कोई प्रूफ मतलब उतना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव दैट इट्स नॉट द सेम पर्सन। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो ये सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी जो आइडिया है उससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो मैं अभी इस प्रेजेंटेशन में आपको वेरी क्विकली दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी। सो सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी में क्या होता है कि डेटा इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द यूजर। यूजर के पास ही डेटा है, डेटा कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस में नहीं है। जैसे अभी जो है आप डिजी लॉकर के जरिए भी कुछ सम ऑफ दिस थिंग्स कैन बी स्टॉप्ड। लाइक फॉर एग्जांपल अगर IIT डिग्री डिजी लॉकर में डालते हैं तो कोई अगर उस डिग्री में एक डिजिटल सिग्नेचर भी डालते हैं IIT, तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर
आपको बोला कि आपको प्रूफ करना होगा कि आपका डिग्री आईआईटी से ही मिला है, तो और डिग्री सर्टिफिकेट का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो आप उनको आपका डिजी लॉकर का लिंक भाई भेजना पड़ेगा, जिस लिंक से वो डिजी लॉकर से आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉयर इसको एक्सेस कर सकता है, और उसके लिए एक स्पेशल लिंक बनेगा। उस लिंक के जरिए एम्प्लॉयर डाउनलोड कर सकते हैं आपके डिग्री, और डिग्री में एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। तो डिजिटल सर्टिफिकेट अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी आप कर सकते हैं आपका आईआईटी का पब्लिक की यूज करके। तो आईआईटी का पब्लिक की आपके पास होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये रियली डिजिटली सर्टिफाइड है क्या नहीं। सो पूरा डिग्री आपके हाथ में आ जाएगा। इफ यू आर द एम्प्लॉयर, आपके हाथ में पूरा डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी टू प्रूव दैट यू नो कि ये डिग्री ठीक है और आईआईटी से ही दिया हुआ है और ना। बट लेकिन इसमें सिलेक्टिव डिस्क्लोजर नहीं हो सकता, इसमें पूरा डिग्री हाथ में आ जाएगा आपके एम्प्लॉयर का, और employer can do whatever he wants to do with that degree. He can actually use that degree by changing his own name, whatever he wants to do, he can do it. Digital signature अगर कोई नहीं देखेगा, कोई अगर डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करना जानते हैं, उनको तो कुछ भी कर सकते हैं उस डिग्री को लेकर। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम वेरीफाइबल क्रेडेंशियल बनाना चाहते हैं। तो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स क्या होता है कि डिग्री के जो कंपोनेंट्स है, डिग्री में आपका नाम है, डिग्री का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, तारीख है, डेट है, आपके सिग्नेचर्स ऑफ द वाइस चांसलर और डायरेक्टर है, सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन है। तो ये जो पीसेस ऑफ डेटा है, इन पीसेस को आप इंडिविजुअली आप सर्टिफाई कर सकते हो। सो इंडिविजुअली सर्टिफाई कैसे कर सकते हो? यू पुट डिजिटल सिग्नेचर ऑन ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप चाहते हो कि आप ओनली डिग्री और डिग्री ईयर और आपका नेम भेजना चाहते हो, तो आप केवल उनको भेज सकते हो, और उसमें सारे आईआईटी का सिग्नेचर होगा। आईआईटी का सिग्नेचर ईच पीस ऑफ डेटा में होने के बजाय employer can actually verify using the public key of IIT that this degree is from IIT, this name is an IIT student's name signed by IIT, ये डिग्री का नेम is also signed by IIT, and ये जो तारीख है ये भी signed by IIT। so इसमें अगर कोई फेक करना चाहेगा तो IIT का सिग्नेचर उसमें नहीं होगा, तो आईआईटी का सिग्नेचर मैच नहीं करेगा। इसलिए आपको आईआईटी का सिग्नेचर करने के लिए आपको आईआईटी का प्राइवेट की चाहिए। आईआईटी का प्राइवेट की प्रोटेक्टेड होगा आईआईटी के पास। अगर आईआईटी का की प्राइवेट की भी अगर लीक हो गया तो उसको रिवोक करना पड़ेगा, उसको रिवोक करके दूसरा क्रेडेंशियल्स बनाना पड़ेगा, बट उसमें हम बाद में आएंगे। तो और सो ये जो है ये ऐसे करके जो डिग्री को आप वेरीफाइबल क्रेडेंशियल फॉर्म में बनाओगे, उसको आप स्टूडेंट्स का वॉलेट में डालोगे। स्टूडेंट्स का एक डिजिटल वॉलेट होगा, उसमें ये सारे डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव्ड होगा। तो अगर आपको कोई एम्प्लॉयर बोलेगा कि आप अपना प्रूफ करो कि तुम कौन हो और तुम्हारा डिग्री कहाँ से है और कौन सी साल का डिग्री है, so what you can do is you will actually select the pieces of data that you want to share with the employer from your digital wallet, or then you can send that information to a verifier on the employer's either employer's verification engine or a verification engine run by a third party. Either way, this data को verify करना बहुत ही इजी है, क्योंकि पब्लिक की ऑफ आईआईटी विल बी इन अ ब्लॉकचेन। सो यू कैन एक्चुअली पिक द पब्लिक की फ्रॉम द ब्लॉकचेन, एंड देन यू कैन एक्चुअली वेरीफाई दैट द each piece of data that the person sent to you are actually the signed by IIT Kanpur, and that way
you don't have to get the entire degree of the person, so that there is no data storage issue. Because if you store the data of the person in your system, then you have the responsibility to protect that data. लेकिन आपका अगर कोई आपका एम्प्लॉय उसको मिसयूज करना चाहे उस डिग्री को, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि डिग्री का कॉपी आपके पास है ही नहीं, आपके पास जस्ट प्रूफ है कि ये आदमी का डिग्री सही है। तो ये डिजिटल वॉलेट से आदमी जो अपना क्रेडेंशियल्स प्रूव करना चाह रहे हैं, उनके पास रहेगा डिजिटल वॉलेट में, और वो डिजिटल वॉलेट से सिलेक्टिवली डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये है हमारा सिस्टम। तो ये मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपको इशूअर इन दिस केस मान लीजिए IIT कानपुर और इग्नू और एनी यूनिवर्सिटी, तो वो आपको आपके डिग्री को वो इंडिविजुअल पीसेस में डिवाइड करेंगे, और ईच पीस ऑफ डेटा अपना प्राइवेट की से साइन करेंगे, और फिर आपको उसको एक साथ जोड़ के वो आपको एक क्रेडेंशियल इशू करेंगे जो आपके वॉलेट में आ जाएगा। नाउ ये करने से पहले आपको प्रूफ करना होगा ईश्वर के पास कि आप सही में ये आदमी हो, क्योंकि अदरवाइज तो मान लीजिए मैं संदीप हूँ और मैं ईश्वर को बोल रहा हूँ कि मैं राजीव हूँ, तो मेरे को राजीव का डिग्री आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए होल्डर को प्रूफ करना पड़ेगा ईश्वर के पास कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं आधार अथॉरिटी के साथ कि अगर आधार कार्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो इस वेरीफाइबल क्रेडेंशियल फॉर्म में वॉलेट में मिल सकता है, तो आप आपका आधार आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं ईश्वर को। राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम आधार we don't have Aadhaar in this form. So what we are doing is that we are using an OTP based verification of this person from the university as per university's record. उससे प्रूव होता है कि मैं संदीप हूँ और मेरे को संदीप का क्रेडेंशियल दिया जा सकता है। तो अभी इसी मोमेंट में हम उस OTP based verification of that this phone number this is Sandeep, we actually prove to ईश्वर कि हम संदीप है, हमें डिग्री दे दो, तो ये डिग्री मेरे पास मेरे डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये मैं होल्ड कर सकता हूँ अपने पास। सो मान लीजिए बाद में हम गए एक एम्प्लॉय के पास कि मेरे को प्रूफ करना है मेरा डिग्री क्या है, तो ये हम उस समय उनको मेरे डिजिटल वॉलेट से मेरे डिग्री का जो इंडिविजुअल पीसेस ऑफ डेटा है उनमें से जो डेटा एम्प्लॉयर को चाहिए एम्प्लॉयर को भेज सकता हूँ। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर अभी ब्लॉकचेन हमारे एक पब्लिक परमिशन ब्लॉकचेन है जिसको हम कहते हैं SSI ब्लॉकचेन, जिसके गवर्नेंस इज अमंग मल्टीपल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, IIT कानपुर, IIT IIT इलाहाबाद। थोड़ी दिनों में इसका एक नोड आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ IT में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, सो ऑल्सो NTA में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस है ऑफ दिस ब्लॉकचेन। और शुरू में जो इशूअर है IIT कानपुर अपना पब्लिक की एंड स्कीमा ऑफ दी हर डिग्री का एक स्कीमा होता है कि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन इसमें होगा। तो ये पूरा स्कीमा हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है। तो हर इंस्टीट्यूट अपना स्कीमा और अपना पब्लिक की इस ब्लॉकचेन में डालेंगे, so that that data cannot be tampered with. So this blockchain is basically for making sure that the public key and the schema are not tampered with. So when the employer wants to verify that the information मैंने इसको सेंड किया, इस इंफॉर्मेशन को ये वेरीफाई करने के लिए इसको हमारा पब्लिक की और हमारा स्कीमा चाहिए, IIT का पब्लिक की और स्कीमा चाहिए। तो ये यहाँ से इसको हमारा API है जिससे ये इसको क्वेरी कर सकता है, और क्वेरी करके IIT कानपुर का पब्लिक की और स्कीमा यहाँ इनके पास आ जाएगा। तो ये वेरीफाई कर सकता है कि हमने जो डेटा भेजा वो टेम्पर्ड नहीं है, उस डेटा बिल्कुल सही है। तो इसलिए इस होल इकोसिस्टम में हमारा क्या हुआ कि हमारे मेरे डिग्री को एक नंबर, मुझे पूरा डिग्री का कॉपी किसी को नहीं देना पड़ रहा है। सेकेंड इज दैट मैं अपना सिलेक्टिव डिस्क्लोजर कर सकता हूँ जितना जरूरत है।
तीसरा यह है कि इसको अगर वेरीफाई करना है इनको, हमें इनको IIT कानपुर को कॉल नहीं करना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंस्टेंट में ये ब्लॉकचेन को क्वेरी करके, और पहले इन्होंने क्वेरी किया तो इनके पास ऑलरेडी हमारा प्राइवेट पब्लिक की है, तो इनके जरिए ये सेकेंड्स में इनको वेरीफाई कर सकता है कि डिग्री बिल्कुल सही है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस basically will cut down the amount of time for an employer or anybody to verify my degree. Also, I can do selective disclosure. Or third thing is that इनको third party, that is IIT कानपुर या कोई डिग्री वेरिफिकेशन एजेंसी के सहायता नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक API कॉल से हो जाएगा। तो इसमें जो और एक चीज हम करने जा रहे हैं, अभी नहीं किया है, इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे डिग्री प्रूफ करना है कि मेरे पास डिग्री है, लेकिन कोई भी डिटेल्स हमें नहीं देना है इनके पास, तो उनके लिए भी हम एक जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड टेक्निक यूज करते हैं। तो उनको भी हम चालू करने जा रहे हैं, सो दैट होल्डर का कोई इंफॉर्मेशन वेरीफायर के पास नहीं जाएगा, लेकिन वेरीफाई विल बी सेटिस्फाइड दैट माय डिग्री इज जेन्युइन, एंड द प्रूफ दैट आई एम गोइंग टू सेंड, ये होल्डर वेरीफायर को जो प्रूफ सेंड करेगा, उस प्रूफ को ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा कि गवर्नमेंट, if verifier later on suspects something about me, then they can tell the government, and the government can actually figure out what he has claimed in this proof, and then accordingly government can go back to the issuer and find more detailed information. लेकिन verifier जो है उनके पास वो ability नहीं रहेगा. But that is a data privacy issue. That's not a anti-forgery issue. That's a data privacy issue that is helpful for law enforcement, because only law enforcement can get to see the data sent by the holder. The verifier cannot see the data, but the verifier can verify that whatever he has claimed is correct. So that's the magic of the zero knowledge proof. तो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला कि वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इज बेसिकली अ सेट ऑफ क्लेम्स मेड बाय एन इशूअर फॉर अ होल्डर इन अ टेम्पर एविडेंट एंड प्राइवेसी प्रिजर्विंग मैनर दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सो द इशूअर जो क्लेम किया इज इंडीड इशूअर का ही क्रेडेंशियल है. क्रेडेंशियल इशू किया था, जो जिसने इशू किया था, जैसे IIT कानपुर ने इशू किया था, वो बिल्कुल सही है, IIT कानपुर ने इशू किया था. क्रेडेंशियल को कोई टेम्पर नहीं किया था, जैसे मार्क्स होगा या डिग्री का क्लास होगा, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास को फर्स्ट क्लास करने का कोशिश किया गया, तो वो भी मतलब नहीं हो पाएगा. और क्रेडेंशियल को IIT कानपुर ने डिग्री को रिवोक नहीं किया था, इसका भी प्रूफ इशूअर के पास हो जाएगा, क्योंकि रिवोक डिग्री का इंफॉर्मेशन भी ब्लॉकचेन में होगा. तो ये दिस इज एन ओपन स्टैंडर्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम. सो दिस इज व्हाट द वेरिफाइबल क्रेडेंशियल. Now, degree is not the only thing that we can convert to verifiable credential. So we can do various things. We can do Aadhaar as a verifiable credential. We can do PAN card as a verifiable credential. We can do driver license as verifiable credential. We can do vaccination certificate as verifiable credential. We can do bank passbook as verifiable credentials. We can do college student ID card. This is something हम करने जा रहा है IIT में भी, कि IIT स्टूडेंट ID कार्ड को अभी वेरिफाइबल क्रेडेंशियल में कन्वर्ट करेंगे. कोई एम्प्लॉई आइडेंटिटी कार्ड भी कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी कर सकते हैं. ऐसे करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट को इसके जरिए वेरी प्राइवेसी प्रिजर्विंग वे में हम कर सकते हैं. तो वेरिफाइबल क्रेडेंशियल फॉर्म में अगर लाएंगे और उसको डिजिटल वॉलेट में डालेंगे, तो बहुत कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगा. जैसे हम बात किए थे अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से. एयरपोर्ट में हम जब घुसते हैं तो हमें अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना पड़ता है अपने टिकट के साथ.
अगर आपको आधार या पैन कार्ड और एनी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी वेरीफाइबल क्रेडेंशियल होगा, तो जो आदमी वहाँ पे बैठे हैं, जो CISF एम्प्लॉय बैठे हैं उसको देखने के लिए, वो क्या करते हैं कि वो हमारा फेस देखते हैं, पिक्चर देखते हैं आधार कार्ड में और फिर हमें जाने देते हैं। तो उसका कोई जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि हम अपना वॉलेट से अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे और उनके पास एक इक्विपमेंट होगा जो उनके फोन पे भी हो सकता है, जो इमीडिएटली उसको वेरीफाई करेगा बाय calling on the blockchain for other authority, or I mean calling on the blockchain to get the public key of other authority or PAN authority or any authority that has issued that credential, और immediately pass या fail हो जाएगा। तो इसमें लाइंस जो है एयरपोर्ट में वो भी बहुत जल्दी चल पाएगा। इस सिमिलरली एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है, एग्जाम का एडमिट कार्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड और CBSE एडमिट कार्ड भेजते हैं स्टूडेंट्स को, और उस एडमिट कार्ड को प्रोड्यूस करना पड़ता है एग्जाम हॉल में। तो उसको मैनुअली वेरीफाई करना पड़ता है कि वो एडमिट कार्ड सही है कि और किसी का है टेम्पर्ड है कि नहीं, पिक्चर टेम्पर्ड है कि नहीं। ये सब आपको इंस्टेंटली हो जाएगा अगर एडमिट कार्ड ऐसे वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स के जरिए आप वॉलेट में रख सकते हैं। तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू NTA, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, टू डू दिस for various exams that the NTA organizes, including the JEE mains. So that way even the JEE mains जो marksheets आपको मिलता है, जिसके ऊपर आधारित आपका एडमिशंस होता है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स बना के देंगे। तो ब्लॉकचेन से वेरीफाई होगा तो वो इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हो सकता है, किसी का मार्क्स या कोई चीज नहीं हो सकता है। सिमिलरली CBSE मार्क्स और ICSE मार्कशीट्स एक्सेट्रा कैन आल्सो बी गिवन इन दिस फॉर्म। सो नाउ हम जो कोशिश कर रहे हैं और जो अभी हम बात कर रहे हैं आधार अथॉरिटी से कि क्यों ना आधार को हम आधार हमारा आइडेंटिटी का आधार बन गया अभी इंडिया में, तो इससे सारे अदर आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होता है। तो व्हाई नॉट आधार को वेरीफाइबल क्रेडेंशियल बनाते हैं, और जिनका ये डिजिटल वॉलेट होगा उसमें आधार को डिजिटल आधार वेरिफिकेशन करके KYC करके उसके फोन में, उसके डिजिटल वॉलेट में आधार को वेरीफाइबल क्रेडेंशियल के मतलब फॉर्म में भेज सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बाकी सारे जो हम क्रेडेंशियल्स मांगेंगे, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस, डिग्री या पैन कार्ड एक्सेट्रा, और एनी अदर क्रेडेंशियल, बैंक पासबुक एक्सेट्रा, हम आधार का वेरीफाइबल करके अपना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के बाद ही वो वाला डॉक्यूमेंट वेरीफाइबल क्रेडेंशियल बन के हमारे डिजिटल वॉलेट में आएगा। तो हमारे डिजिटल वॉलेट में बहुत सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज और डिग्रीज और मार्कशीट्स एक्सेट्रा सारे वॉलेट में आ जाएगा। तो हम उनको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। कहीं पे मान लीजिए आप मेरे को मेरे एज भी देना है, मेरा स्कूल फाइनल का मार्क्स भी देना है, मेरे आधार प्रूफ भी देना है, मेरा नेम, फादर्स नेम भी देना है। तो हम डिफरेंट क्रेडेंशियल्स है मेरे वॉलेट में, जो डिफरेंट क्रेडेंशियल्स है सारे उनको मिक्स एंड मैच करके एक आइडेंटिटी भेज सकते हैं, जिसमें हर पीस ऑफ डेटा अलग अलग इशूअर्स के द्वारा साइंड होगा। तो उस समय ब्लॉकचेन में आपको 3-4 डिफरेंट पब्लिक की फेच करना होगा, जिसके थ्रू आप इन सबको एक साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो KYC कर सकते हैं हम। अभी जैसे हम KYC करते हैं कि इन पर्सन करते हैं पेपर्स दिखा के, और आधार बेस्ड KYC कर सकते हैं, और ऑफलाइन KYC और वीडियो बेस्ड KYC कर सकते हैं, और सेंट्रल KYC यूज कर सकते हैं। तो all these things will be much more simplified agar we can do in this form. So here is like if I have 4 digital identities on my wallet: Aadhaar, PAN card, driving license, and I think this is the voter card.
So then I can actually use these credentials from different authorities and then submit a KYC proof in which I will have some information from Aadhaar, my PAN card information from PAN card, maybe my driving credential, etc. And then I can actually get various services from SBI and others. So here is a sample journey. So here is Vidya. She downloads a digital wallet software, and then she goes to Aadhaar authorities website. And this is assuming that Aadhaar also provides the verifiable credential. So here, first she does Aadhaar eKYC using either her fingerprint or through her OTP. Then Aadhaar is satisfied that UIDAI is satisfied that Vidya is Vidya. Then they will send her a digital verifiable credential in her wallet. So she can use that as an anchor for her identity. उसके बाद वो IIT में IIT के जब उनके डिग्री के टाइम आएगा तो IIT उनको पूछेगा कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ करो, तो वो अभी आधार के वेरिफाइबल क्रेडेंशियल उनके वॉलेट में जो है उनको यूज करके वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ किया, तो फिर IIT ने अपना डिग्री और वेरिफाइबल क्रेडेंशियल्स फॉर्म में दिया। तो फिर वो मान लीजिए जॉब अप्लाई किया उन्होंने, तो वहाँ पे जॉब वाले उनका बोथ आइडेंटिटी भी देखना चाहेंगे और डिग्री भी देखना चाहेंगे, तो ये दोनों ही उनके डिजिटल वॉलेट में होगा, तो वो डिजिटल वॉलेट से उसका प्रूफ आपको बेच सकते हैं। तो अभी जॉब सर्टिफिकेट उनको मिल गया कि उनका ऑफर सर्टिफिकेट मिल गया, वो भी वेरिफाइबल क्रेडेंशियल फॉर्म में। तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाएंगे, तो क्रेडिट कार्ड बैंक जो करेगा, बैंक बोलेगा अपना आइडेंटिटी प्रूफ करो, अपना एड्रेस प्रूफ करो और अपना इनकम प्रूफ करो। तो ये तीनों ये इनका जो जॉब सर्टिफिकेट मिला एज अ वेरिफाइबल क्रेडेंशियल, इससे अपने इनकम भी प्रूफ कर सकते हैं, आइडेंटिटी आधार से प्रूफ कर सकते हैं और एड्रेस भी आधार से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी तो SBI के लिए इंस्टेंट अप्रूवल ऑफ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, credit card issuance and credit card can also be provided as a verifiable credential. So इसमें बहुत सारे assumption है. First big assumption is the Aadhaar authority, that is UIDAI, has agreed to provide Aadhaar as verifiable credential, which is in the work, which has not been finalized yet. But once this is done, this thing will have a revolutionary change in the process in which we establish identity, we get our degree, we get our driving license, we get our job certificate, we get our credit card, we can get loans, all kinds of ways we can actually do this stuff. So I will stop here क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा time ले लिया, तो मैं यहाँ पे stop करता हूँ और let me stop share. तो अगर कोई सवाल है तो मैं आंसर कर सकता हूँ। Sir, we can take the questions at the end if that is okay. I actually have to take an exam at 12:30, so I'm sorry. Okay. So maybe we can just quickly have a look at the Q&A panel. Shashank, if that is okay. Yeah, perfect. Ravi, if you, Ilaji, if you see, Ravi Kumar has 2-3 questions for sir, I guess. Okay. Yes, so we observe mostly are not aware about cyber fraud because they are not much techy. I request to government representative to share the information and conduct some informative program to aware. I'll quickly. I think this is not related to. I'll just take another one. So the question number first is, always get a lot of call-related fake things on call, mail, WhatsApp, and other social media platforms. Is that possible to control all this to stop, and government can force to all public vendors? We observe, and the second question is, we observe blockchain implemented in ICICI Bank in India. Blockchain can play a key role to stop these things. Not sure possible in other methods because I have only read about it. This is the question. Sir, did you get the question? The first question was if these fake calls or mails or WhatsApp on social media platform can be controlled. So as far as I know, they don't call a list that we have DND.
that various organizations like Airtel, etc., they actually shared that information on blockchain. I don't know whether that project is still live or not, but that was done quite a few years ago to share this DND list across different telecom operators on blockchain. I think TRAI had supported this, and I don't know what the status of that is. However, these fake calls and mails, etc., they actually are often doing illegal things. Now, you cannot stop something like this through any kind of technology, because even though your number is on don't call list, this fake spam guys still call you and everything, and there is nothing you can do other, as far as I can understand. Maybe Mr. Nakpal can have a better answer to this. And the ICICI Bank is not the only one who is using blockchain, but the issue is that how they are using blockchain. Are they using blockchain to record all the transactions? That would be an interesting way to actually making sure of the integrity of the ledgers and integrity of the information that is in the backend. Normally, we trust the banks to have our ledger information, integrity of our ledger information, but I don't know the specific use case in ICICI Bank, so I cannot answer that. The other question is how blockchain helping Aadhaar UIDAI backend process validation, including mobile links, avoiding fraud like someone mobile link for OTP. I don't fully understand the question, but the backend process has nothing to do with the blockchain. The blockchain, at least the kind of blockchain that I talked about, assumes that the backend process has a very low, false positives. So although the fingerprint matching, etc., has some exceptions, I think about 1% of failure to match fingerprints because of various, various problems with fingerprint matching. But if that happens, the information in the blockchain will also be incorrect. So I assume that that is fixed by UIDAI. UIDAI has done quite a bit of research on this fingerprint disambiguation in the recent times, and they are putting in a new one as I have heard. So that with a 0.5% failure, but there will be some failure in fingerprint matching, no matter what technology you use. One question is by Ankush Mishra, sir. He's asking that how do we investigate such instances where our data is being linked to blockchain? Our data is linked to blockchain. I am not sure. How do you investigate information where our data is linked to blockchain? I am not sure I understand the question. अगर मैं देखिए, अगर कोई लगता है डिस्प्यूटेड कोई अगर आइडेंटिटी हो जाती है जो ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो क्या जो ब्लॉकचेन ओनर है, जो एजेंसी ओन कर रही है, क्या हम उनसे लॉग मांगे कि क्या ये so that's a very good question actually. So blockchain जो owner है, in this case the blockchain owner is actually an independent consortium. Right now we have IIT Kanpur, Kruban, which is a IIT Kanpur startup, and a IIIT Allahabad. We are also putting nodes in IIT Madras, and also we are putting nodes in NTA and Ministry. So this consortium will have governance rules. Right now, since it is in a germinating state, we don't have a written down governance rules. But when we write these governance rules, we will actually take your input so that what is the the role of in fact, this blockchain particularly does not have any individual's data. It is actually data only of schema of each verifiable credential and the public key. So this blockchain may actually, there is not a whole lot to investigate, except that if
there is a concern that some institutes publicly has been tampered with or something, in which case the governance model has to be decided कि क्या हम लॉ एनफोर्समेंट को क्या डेटा दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते. ये फॉर्मेटिव स्टेज में है, बट वेरी सून we'll have a initial consortium governance model, and in that case we'll also take the MHA will be certainly involved in that process. So I think that will be taken care of. Sanjeev sir, we are getting a lot of questions for you, so probably we'll get all these questions on mail and send it to you so that you can reply to them. But one interesting question which I also wanted to ask, there is a question. The question is, most companies in BFSI are facing a challenge of their data being available in the market. Is blockchain an effective solution for this? Any other good ways to prevent misuse till blockchain becomes reality? Yeah, so in this case, the data. So one of the concerns we have in most, most kind of credentialing system is that there is single point of failure where there is data, very large scale population data with their information, birth dates, and all that information in one place, and therefore it becomes a lucrative target for individuals, for attackers. So in this case, since it is highly distributed, see, the blockchain does not contain any person's data. The person data is with the issuer. Each issuer will have certain data, not every data. So therefore, you have to attack multiple issuer to actually get full data that is inside individuals' wallets. But yeah, I mean, if a bank is issuing credentials indicating the person's account information, that information is with the bank, and it can still be leaked from the bank. So there is still that possibility. So this one helps is that the data is actually being saved by the individual, and the various types of data about the individual are distributed on various issuers databases. But issuers can be attacked. So issuers cannot be I mean, they have to do their full cybersecurity to protect the individual's data. Right, sir. Thank you so much for all the input. Such a real problem that you spoke about, sir, identity without giving up your data. I think it will revolutionize a lot of industries and processes like the risk management consulting and background verification industry that we work in at Sage Presage Consulting. So great insight, sir. Thank you so much for this. Thank you. And I have to leave. I'm very sorry. I will miss Mr. Nagpal's presentation, but I am in the middle of taking an exam, so but I will answer the questions if you send me. Sure, thank you so much, sir, for taking out time, even though you have another commitment. Thank you. So with this, before we move on to the next speaker, I would like to mention a note of thanks for Nangia Anderson, who are the knowledge partner for this webinar. Now we would like to move on to the next speaker, which is a very interesting young lady, Sania Nagpal. She's a 10th grader, amateur boxer, professional artist, co-founder of Mera QR, a tech platform that enables brands to monetize its packaging. She's also host of Crypto with Sania. She has delivered sessions on blockchain technology for top banks and software companies. Currently, she's exploring how blockchain-based NFTs can be used to help women in India monetize their art. Sania, we welcome you here today. Hi, yeah, can you hear me? Yes. So I will be talking about Monero versus Bitcoin today. 2010 में बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया गया था। बिटकॉइन का इस्तेमाल ज़्यादातर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ग्रुप्स करते थे। इसका कारण था कि इसके लेन देन या ट्रांजैक्शंस का पता लगाना करीब नामुमकिन था। इसलिए बिटकॉइन का इस्तेमाल उसके अनट्रेसेबल और अनोनिमस होने की वजह से किया जाता रहा। पर क्या बिटकॉइन असल में अनट्रेसेबल और अनोनिमस है? नहीं, बिटकॉइन सिर्फ नाम के लिए अनोनिमस और अनट्रेसेबल माना जाता है। असल में यह बस सूडो अनोनिमस है। इस चीज को देखने के लिए मैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करूंगी। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एक इंटरफेस है जिस पर आप किसी भी ब्लॉकचेन
पर किए गए हर ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स परख सकते हैं. So I will first share a link in the chat if I can, and I will also share my screen. Yeah, can you see my screen? Yes, we can. Perfect. Okay. All right. Okay. तो एक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये एड्रेस मिला है that you can see I pasted over here. पहले हमें एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में डालेंगे. Now, as आप देख सकते हैं हमें 3 रिजल्ट्स मिल रहे हैं and we can see that ये एड्रेस बिटकॉइन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन कैश ब्लॉकचेन और बिटकॉइन सातोशी विजन या बिटकॉइन SV पर ये एड्रेस है. However, अगर ये सब ब्लॉकचेन्स अलग हैं तो ये एक एड्रेस तीनों ब्लॉकचेन्स पर कैसे हो सकता है? इसलिए कि ये तीनों ब्लॉकचेन एक ही ब्लॉकचेन से टूटकर बने हैं. तो इस टूटने को हम हार्ड फोक कहते हैं. और जैसा आप जानते हैं ब्लॉकचेन से डेटा मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए अब वही एड्रेस तीनों ब्लॉकचेन पर दिखता है. तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं. पुलिस को सिल्क रोड इन्वेस्टिगेशन में ये एड्रेस मिला था. अब मैंने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर इस एड्रेस को सिलेक्ट किया है. अब इस एड्रेस के साथ किए गए सब ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं. जैसे आपको दिख सकता है ये सारे ट्रांजैक्शंस इस एड्रेस के साथ किए गए हैं. इसका मतलब है कि मैं इस एड्रेस द्वारा किए गए लेन देन, हर ट्रांजैक्शन की रकम, किस एड्रेस के साथ लेन देन हुआ है, इस एड्रेस ने आज तक कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, आज तक कितनी रकम पाई है और कितनी भेजी है, ये सारा दिख सकता है. तो इधर देख सकते हो कि इस एड्रेस के पूरी जिंदगी में 260 ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और किसके साथ यहाँ दिख रहे हैं. आइए अब हम एक ऐसी क्रिप्टो देखें जो सचमुच अनोनिमस है. इसका नाम मोनेरो है. क्योंकि बिटकॉइन के लेन देन की डिटेल्स देखे जा सकते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन के डिटेल्स छुपे हुए रखने के लिए मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसी बनाई गई. इस तरह की क्रिप्टो प्रिवेसी टोकन भी कहलाती है. मोनेरो स्टेल्थ एड्रेसेस, रिंग सिग्नेचर्स और रिंग कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजीज की मदद से एड्रेसेस और ट्रांजैक्शंस की रकम छुपा सकती है. यहाँ तक कि रकम भेजने के लिए किसने डिजिटल सिग्नेचर किया है ये भी गुप्त रहता है. आइए चलिए मोनेरो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर देखते हैं. Can you see the screen? Great. Okay. ये एक मोनेरो ब्लॉकचेन पर की गई ट्रांजैक्शन है. जैसे आप देख सकते हैं लेन देन की रकम, ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए एड्रेसेस और रकम भेजने के लिए उपयोग किए गए हुए डिजिटल सिग्नेचर्स भी छुपे हुए हैं. और एक वार्निंग मैसेज है इधर, कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन अमाउंट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड. तो पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स छुपे हुए हैं. क्योंकि मोनेरो इतनी प्रिवेसी प्रदान करती है तो लाजमी है कि इसका टेररिस्ट ग्रुप्स और क्रिमिनल्स द्वारा और डार्कनेट ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. That's about it. Yeah. If there are any questions, I would love to answer them now. I think we can take it up at the end, Sania, if that is okay. Okay, no problem. We'll take it together. Thank you so much. ब्लॉकचेन की ट्रेसेबिलिटी लिमिटेशन के बारे में बताने के लिए और डेमो दिखाने के लिए कैसे काम करता है. थैंक यू सानिया. एंड ऑफ कोर्स हिंदी में बात करने के लिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो विद दैट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, Rohas Nagpal. Rohas is a blockchain evangelist and chief blockchain architect at Prime Chain Technology Private Limited. In past 25 years, he has investigated cyber crimes and data breaches for hundreds of organizations across dozens of sectors.
He co-founded Asian School of Cyber Laws, assisted the government in framing cyber laws, co-founded collaborative online investigation platform. He has authored 18 books and white papers. May I please welcome Rohas? हाय, मैं शुरू कर दूं? Yes. तो जैसे कि आपने अभी देखा, मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड से आता हूं और 18 देशों में मैंने पुलिस और टैक्स इन्फोर्समेंट की मदद की है। और मैंने पहली बार जब बिटकॉइन का नाम सुना था वो था 2010-11 में, जब एक ड्रग माफिया का केस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो होता क्या था उस समय में, आप एक कॉफी की दुकान में जाइए, कॉफी शॉप में एक बच्चा बैठा होगा, यंगस्टर, वो आपसे कैश लेगा और उस कैश को बिटकॉइन में कन्वर्ट करेगा। तब तो हमने बिटकॉइन का नाम भी नहीं सुना था। और वो आपको एक नंबर देगा 84। अब आप घर चले जाइए, कुछ दिन के बाद आपके घर में कुरियर से एक पुस्तक आएगी। आप उस पुस्तक को लीजिए, उसका 84 नंबर का जो पेज है उसको फाड़िए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और एक टुकड़े को अपनी जबान पे रखिए, तो इमीडिएटली वो ड्रग का इफेक्ट आपके ऊपर हो जाएगा। तो ये होती हैं वो केमिकल ड्रग जो एकदम ट्रांसपेरेंट होती हैं, उसको कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, स्मेल भी नहीं आती उसमें से। और ये जो क्रिमिनल हैं इसको इंटरनेट के द्वारा, डार्क नेट के थ्रू बेचते थे और पेमेंट पूरी की पूरी बिटकॉइन के थ्रू लेते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की। तो बिटकॉइन की शुरुआत ही क्रिमिनल यूज के साथ हुई। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन सिर्फ क्रिमिनल में यूज होता है, पर शुरुआत उसकी वैसी हुई। पर आज ज्यादातर जो क्रिमिनल है, जो ज्यादा टेक सेवी हैं, वो बिटकॉइन की जगह मोनेरो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी सानिया आपको समझा रही थी। क्योंकि बिटकॉइन में क्या होता है, अगर हमने एक बार क्रिमिनल को पकड़ लिया और उसके पास से हमने एड्रेस लिया, तो आज तक उसने जिंदगी में जो भी ट्रांजैक्शन की थी वो हमें मिल जाती है। बट मोनेरो जैसी जो कॉइन्स होती हैं उनमें हम एड्रेस के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे क्रिमिनल अब मोनेरो जैसी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं और आज तक उसे तोड़ने का हमारे पास कोई तरीका नहीं मिला है। अमेरिका सरकार ने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी रकम ऑफर की थी कि अगर कोई भी मोनेरो को क्रैक करके दिखा दे तो उन्हें यूएस गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देगी, पर अनफॉर्चुनेटली उसे भी कोई क्रैक नहीं कर पाया। अब मैं चाहता हूं आपको दिखाने के लिए कि एक क्रिप्टो करेंसी दिखती कैसे है, क्योंकि बहुत लोगों को वो कंफ्यूजन होता है कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी दिखती कैसे, इसको हम एज एन इन्वेस्टिगेटर कॉन्फिस्केट कैसे करें। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? Yes, absolutely. तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी असलियत में नहीं होती है। मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये टाइप की चीज, इसको हम बोलते हैं बिटकॉइन, फिजिकल बिटकॉइन। कल अगर आपने एनडीटीवी देखा होगा तो मेरे शो पे मैंने बताया था इसके बारे में कि ये जो फिजिकल बिटकॉइन होती है ये सिर्फ दिखावे के लिए होती है। असलियत में जो क्रिप्टो होती है वो फिजिकल नहीं होती, उसके नोट नहीं बनते, वो एक डेटाबेस में होती है जिस डेटाबेस को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। और अगर आप अभी मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखें तो कोई भी जो वॉलेट होती है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, वो ऐसी दिखती है, उसमें बस नंबर होते हैं। हमारी असली वॉलेट जो इसको हम जिंदगी में लेके घूमते हैं उसमें हम क्रेडिट कार्ड रखते हैं, कैश रखते हैं, बट क्रिप्टो वॉलेट में सिर्फ नंबर होते हैं। तो अगर आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा है तो सबसे पहले जरूरी है आपको समझना कि क्रिप्टो दिखती कैसे है ताकि हम उसको कॉन्फिस्केट कर सकें। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एड्रेस, और उसके साथ एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट की। एड्रेस आप सोचिए आपका जैसे यूपीआई आईडी होता है या आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है। उस एड्रेस को अगर आप किसी को देंगे तो वो आपको बिटकॉइन भेज सकते हैं उसमें, पर उस बिटकॉइन को निकालने के लिए या किसी और को भेजने के लिए आपको ये प्राइवेट की चाहिए, और उसके साथ आप एक ट्रांजैक्शन साइन करते हैं और अब वो किसी और को चली जाती है। तो जब हम किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं और अगर हमने उससे ये कॉन्फिस्केट किया, हमें ये याद रखना है कि ये प्राइवेट की उसके दोस्तों के पास भी हो सकती है, उसके जो बाकी मेंबर है गैंग के। तो हमने यहाँ पे कॉन्फिस्केट करके अपने पंचनामा में लिख दिया, पर वहां वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ उसका पार्टनर इमीडिएटली प्राइवेट की के थ्रू वो सारी क्रिप्टो निकाल के कहीं और ले जाए, और जब हम कोर्ट में पेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने तो कुछ भी कॉन्फिस्केट नहीं किया। तो हमें कॉन्फिस्केशन के टाइम पे एक अलग वॉलेट बना के रखनी है, पुलिस की वॉलेट, और जो भी क्रिप्टो को हम कॉन्फिस्केट करते हैं हमें उस वॉलेट में इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, वहां पे वो सिक्योर है। पर हमें एक और चीज याद रखनी है, उस वॉलेट की प्राइवेट की हम कोर्ट डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो भी वो कोर्ट वॉलेट देखेगा, सॉरी वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट देखेगा, उसे वो प्राइवेट की मिल जाएगी और वो इमीडिएटली उसको बाहर निकाल लेगा। और आपको सुन के काफी शॉक लगेगा, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ
कि एक इंडिया के शहर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो 2 लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने ऐसा ही किया। उनके पास वो प्राइवेट की आई क्रिमिनल की, तो उन्होंने बहुत सारी क्रिप्टो ट्रांसफर कर दी। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। एक और चीज हमें याद में रखनी जरूरी है कि ये जो एड्रेस है, अगर एक बार हमें ये मिल जाता है, तो जैसे सानिया ने अभी दिखाया था, हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाकर देख सकते हैं कि आज तक उस एड्रेस को कितनी बार इस्तेमाल किया गया, कौन सी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया गया, कितने पैसे का लेन देन हुआ, किस किस के साथ लेन देन हुआ। तो इससे हम पूरी एक मैप बना सकते हैं कि ये जो क्रिमिनल है, इसके पूरे गैंग के जो लोग हैं, उनके क्या क्या एड्रेस हैं और वो कैसे कैसे जा रहे हैं। पर ये मोनेरो में नहीं हो पाए, ज्यादातर क्रिप्टो में हो पाएगा। और आज जो क्रिमिनल यूज करते हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन देखिए, तो ये जो सारी आपको क्रिप्टो दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक का नाम है बाइनेंस कॉइन। आज मैं ये सबके सब तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक बाइनेंस कॉइन है, एक ऑफ कोर्स बिटकॉइन है, एक है बिटकॉइन कैश, एक है डैश, डोज कॉइन, ईथर, लाइट कॉइन, मोनेरो, टेथर और जी कैश। ये आज सबसे पॉपुलर हैं जिनका मिसयूज होता है। और इनमें से मोनेरो और जी कैश थोड़ी प्रिवेसी वाली है, तो इसे हम इन्वेस्टिगेट भी बहुत मुश्किल होता है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन काफी सिंपल है। अभी तक आई होप सब क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? यस यस, हाँ जी। नहीं, मैं तेज बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्लो हो जाऊँ? बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक, थैंक यू सो मच। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये जो अभी हमने एड्रेस देखा बिटकॉइन का, तो आप सोचेंगे कि भाई ये एड्रेस बनाने कैसे हैं? तो एक बहुत सिंपल तरीका है, एक वेबसाइट है bitaddress.org। अब आप देखिए तो ये मेरे स्क्रीन के बीच में आपको एक नंबर दिख रहा है, बताइए वो नंबर क्या है? कोई बता सकता है? ये इसके बीच में अभी अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन डॉट आ गया, आपको दिख रहा है अभी 30% दिख रहा है, वो आप देख पा रहे हैं वो? 37%। करेक्ट। तो अब क्या कर रहे हैं, हम अपना माउस ऐसे रैंडमली गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान माउस अलग तरीके से घुमाएगा, तो इस माउस के घूमने से एक रैंडम नंबर क्रिएट हो रहा है, उसके बेस पे एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम चलेगा और एक क्रिप्टो वॉलेट आपकी आंखों के सामने बन जाएगी। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर गोल गोल घुमाते रहता हूँ। जब ये 100 पे पहुंचेगा तो जाके हमारी वॉलेट अपने आप बनेगी। तो मैं इसको भी गोल गोल घुमा रहा हूँ, आप देख रहे हैं 99, 100 पे मैं रुक जाता हूँ और कुछ सेकंड के बाद वो हमें बोल रहा है कि ये जो है ये आपका पब्लिक एड्रेस, इसको आप दुनिया में किसी को भी बांट दीजिए। जब भी कोई आपको बिटकॉइन भेजेगा, उस बिटकॉइन को निकालने के लिए आपको ये चाहिए, वो है प्राइवेट की या आपकी सीक्रेट, वो दुनिया में किसी को मत दीजिए। उसको आप पेपर पे प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं, जब तक वो सुरक्षित है आपकी बिटकॉइन कोई चुरा नहीं सके। तो अब हम वापस आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में। हमें जब सीज करना है तो हमें इन्वेस्टिगेशन से पहले ही बहुत सारी ऐसी वॉलेट बना के रखनी और उसको बहुत सेफ रखना है। अब जब हम क्रिमिनल की क्रिप्टो को पकड़ेंगे, हमें इमीडिएटली वो ट्रांसफर करनी है हमारी वॉलेट पे, और ये सीक्रेट की हमें किसी और को नहीं दिखानी, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको और भी दिखाता हूं तरीके रखने के लिए। जरूरी नहीं है कि ये जो हमने अभी एड्रेस बनाया ये पेपर पे ही लिखना जरूरी है, हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया की आज सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर वॉलेट है या मोबाइल वॉलेट है, उसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। उसमें हजारों किस्म की क्रिप्टो संभली जा सकती है। आज दुनिया में करीब 20,000 क्रिप्टो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और बहुत सारी और है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। पर ट्रस्ट वॉलेट काफी ज्यादा क्रिप्टो को रख सकती है। तो एज पुलिस हम ट्रस्ट वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है मेटामास्क। तो ये जो होती है ये आपके ब्राउजर के अंदर बैठती है वॉलेट, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ ब्लॉकचेन को संभाल सकती है, जैसे इथेरियम, बाइनेंस, ऐसी 4-5 को ही संभालती है। तो ज्यादातर मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ट्रस्ट वॉलेट की तरफ जाइए या आप हार्डवेयर वॉलेट रखिए। तो जो हार्डवेयर वॉलेट होती है वो एकदम पेन ड्राइव जैसी दिखती है, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे ये पेन ड्राइव दिख रही है, और इसके साथ जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मोबाइल फोन पे आता है, दोनों ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती हैं। तो हम हार्डवेयर वॉलेट का इंतजाम भी कर सकते हैं। इसमें बस एक ही रिस्क है, अगर वो टूट गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें अपनी
सीक्रेट की को बैकअप करके कागज में फिर भी स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस हमारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया या हमारी हार्डवेयर वॉलेट टूट गई तो हम पेपर पे जो हमने लिखा है उसका इस्तेमाल कर सकते। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग ब्लॉकचेन के एड्रेस अलग अलग होते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको दिखाया ये बिटकॉइन का था, तो ये कहाँ कहाँ चलेगा? सिर्फ बिटकॉइन पे चलेगा। और जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन से टूट के बनी है, जैसे सानिया बता रही थी बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी, ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो बिटकॉइन से पैदा हुई थी, तो ये सेम एड्रेस वहां भी चलेगा। पर अगर हम देखें डोज कॉइन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, डोज कॉइन के अलग दिखते हैं एड्रेस, तो जो डोज कॉइन का एड्रेस है वो सिर्फ डोज कॉइन पे चलेगा, जो इथेरियम का है वो सिर्फ इथेरियम पे चलेगा। तो यहाँ थोड़ा पुलिस के लिए दिक्कत होती है कि अगर हमने पकड़ भी ली वो वॉलेट तो अब करना क्या है उसका, ये कौन सी क्रिप्टो के लिए है। तो इसीलिए सानिया ने जो आपको दिखाया था उसको हम बोलते हैं एक जनरल पर्पस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, जहां पे 19 किस्म की ब्लॉकचेन जो है उनके एड्रेस वो पहचान लेता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको ये चैट में 1 मिनट डाल देता हूँ ये यूआरएल को। हो सके तो अभी आप उस नहीं, मेरे को चैट में डालने का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को, वो आपको ये लिंक दे देंगे। कभी भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन में आपको ये नंबर दिखे कहीं, टेढ़े मेढ़े अंग्रेजी नंबर अल्फाबेट मिक्स करी वाली चीजें, बिकॉज दिखने में ये बहुत वाहियात लगते हैं, हमें लगता है ये क्या है, कुछ कैपिटल डी कैपिटल आर 9 क्या है ये। अगर आपको ये कहीं भी मिलते हैं आप उनको इमीडिएटली इस टाइप की साइट में लेके जाइए और चिपका दीजिए। तो जैसे अगर अभी मैंने आपके सामने जो बनाया था, ये एड्रेस अगर मैं लेके जाता हूं यहाँ पे चिपकाता हूं, तो अभी वो इमीडिएटली उसको पकड़ के बताएगा कि ये कहाँ कहाँ चलता है। तो वो दिखा रहा है कि ये 3 जगह चल सकता है। फिर हम उसके अंदर जाएंगे अगर, तो अभी तो हमने ये अभी बनाया है एड्रेस, तो कोई इसमें यूजेज नहीं हुई है, इसलिए वो दिखा रहा है कि भाई इसमें 0 बैलेंस है और आज तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। पर जब आप क्रिमिनल से ये सीज करेंगे तो उसकी सारी ट्रांजैक्शंस आपको दिख जाएंगी और 19 अलग अलग ब्लॉकचेन से ये पकड़ के ला सकता है। तो 99% केस में आपका काम आराम से हो जाएगा। तो वापस जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये किस टाइप की क्रिप्टो करेंसी आज पॉपुलर है। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो वॉलेट होती है वो अलग अलग किस्म की होती है। पहले मैंने दिखाया पेपर वॉलेट जिसको आप प्रिंट आउट रख सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट जो पेन ड्राइव जैसी दिखती है, सॉफ्टवेयर वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, और एक होती है एक्सचेंज वॉलेट। तो आज दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज की एक खास बात है कि जब आप क्रिप्टो वहां रखते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो क्रिप्टो वॉलेट के कंट्रोल में होती है, उनकी वॉलेट में होती है। तो अगर वो क्रिप्टो एक्सचेंज पैसे लेके भाग गया तो आपका पैसा गुल, वो पूरे क्रिप्टो। इसीलिए जो क्रिमिनल होते हैं वो ज्यादातर एक्सचेंज में अपना क्रिप्टो नहीं रखते, वो हार्डवेयर पेपर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। फिर मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि आज क्रिप्टो किस किस्म के क्राइम में यूज होती है। सबसे पहला है डार्कनेट मार्केट। एक टॉर नाम की टेक्नोलॉजी है, आप शायद जानते होंगे, उसका एक अलग ब्राउजर आता है। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, दुनिया में कितने प्रकार के इंटरनेट हैं? अब आप सोचोगे ये कैसा क्वेश्चन है, इंटरनेट तो एक ही होता है। नहीं, मल्टीपल इंटरनेट चलते हैं। एक होता है जहां google.com चलता है, जिसको आप और मैं रोज यूज करते हैं, वो होता है पब्लिक इंटरनेट। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं डार्क नेट, वहां टॉर नाम का एक अलग ब्राउजर चलता है, वहां वेबसाइट में .com नहीं लिखा होता, बड़ी अजीब सी उनके एड्रेस होते हैं, और वहां पे दुनिया का हर इलीगल चीज बिकता है। जब मैं इन्वेस्टिगेट करता था बहुत साल पहले, तो वहां ड्रग्स बिकती थी, वहां पे बंदूकें बिकती थी, वहां पे नकली डॉक्यूमेंट, आप जो चाहे वहां पे बिकता था। यू हैव अ पॉइंट? एनी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डार्कनेट मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टॉर ब्राउजर डाउनलोड कीजिए और अलग अलग जो डार्कनेट मार्केट चल रही हैं उसको एनालाइज करते रहिए कि वो क्या क्या बेच रही हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले एक बैंक ने हमें बोला था कि हमारे एटीएम को फ्रॉड करने के लिए जो स्कीमर होते हैं वो डार्कनेट से कोई खरीद रहा है। तो फिर हमने बैंक को समझाया और हमने एक्चुअली वो स्कीमर का ऑर्डर डाला, और आप बिलीव नहीं करेंगे 3 दिन में वो डिलीवर हुआ बॉम्बे में। और जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कस्टमर केयर वो तो बैंकों से भी ज्यादा अच्छा है। वो 3 बार फोन करके उन्होंने कंफर्म किया कि आपको स्कीमर पहुंच गया,
वो ठीक से चल रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया में भी उनकी कन्वेंशन होती है, जहां पे इंडिया में जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं और जो इंटरनेशनल सप्लाई करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो मिलते हैं 5 स्टार होटल्स में। उनकी पूरी एग्जीबिशन होती है कि क्या क्या लेटेस्ट क्रिमिनल टूल्स अवेलेबल है। तो डार्क नेट एक जगह हुई और वहां पे 99.9% ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे है बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और मोनेरो। फिर है मेलवेयर, जहां पे ये जो वायरस होती है वो लोग खरीदते और बेचते हैं। अब आप सोचोगे कि कोई वायरस क्यों खरीदेगा, क्योंकि अगर सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा एक राइवल बिजनेस है जिसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं जाके बोलता हूं उस क्रिमिनल को कि ये मेरी दुश्मन कंपनी है, इसके सिस्टम आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो उनके जो हैकर होते हैं एकदम टॉप लेवल के, वो आपकी वो कंपनी को एनालाइज करेंगे, दुश्मन कंपनी को, और फिर उन पे कैसे अटैक करना है उसके लिए एक मेलवेयर बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे और उनका पूरा डेटा डिस्ट्रॉय कर सकते, और इसकी पेमेंट भी वो क्रिप्टो में लेते। ये इंडस्ट्री ज्यादातर बिटकॉइन पे ही चलती है। तीसरी है मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करना, और इसमें नंबर 1 है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। आपने सुना होगा कि ये बंदर की फोटो आज करोड़ों रुपए में बिकती है, सुना है आपने इसके बारे में? बिल्कुल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Yes, yes. आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या क्या होता है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा I think art authentication is another area blockchain is really helpful in. हाँ, पर ये अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मिसयूज ज्यादा होता है। अभी ये देखिए, ये बंदर है, ठीक है? अब मुझे बताइए कि आप इस बंदर की फोटो के लिए कितने पैसे देंगे? 50-100 रुपए तो चलो दे देंगे। अब इसके लिए कोई 5 करोड़ 10 करोड़ देता है, तो आप सोचेंगे वाह क्या मस्त चीज है। कुछ नहीं है, फ्रॉड है ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए, अगर आज एक क्रिमिनल के पास बहुत सारा काला धन है, अब उसको वो व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो पुराने जमाने में तो वो कॉफी शॉप खोल लेता था या ऐसा कोई बिजनेस जहां पे बहुत सारा कैश आता है, फिर वो दिखाएगा मेरी कॉफी की दुकान में रोज लाख रुपए की सेल हो रही है। सेल चवन्नी की भी नहीं है, पर वो लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल रहा है रोज कैश में, पैसा व्हाइट हो जा रहा है, वो टैक्स भर रहा है। अब एक बहुत आसान तरीका आ गया, वो इंसान बोलता है मैंने अपनी डिजिटल आर्ट 5 करोड़ में बेच दी। आप जाओगे इंटरनेट पे खोजने तो हाँ, बहुत सारी ऐसी फोटोएं करोड़ों में बिक रही हैं, पर वो फेक है। तो ये उसने दिखाया ताकि अब वो दिखा पाए कि मेरे पास क्रिप्टो क्यों आई, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी एक फोटो बना के भेजी। अब वो क्रिप्टो को वो व्हाइट में डिक्लेयर करता है, उसके ऊपर टैक्स भरता है और उसका पैसा हो गया व्हाइट। इसको एनएफटी बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और मेरे एक्सपीरियंस में 99% जो एनएफटी ट्रेडिंग है आज, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती है। एनी क्वेश्चन सो फार? क्लियर है एकदम? There are a lot of questions, Rohas, just flowing in as you speak. ठीक है, तो अभी लूं क्वेश्चन कि एंड में लूं? एंड में लीजिए। एंड में लूं। फिर आता है एनएफटी रिलेटेड क्राइम। अब मैंने बोला 99% एनएफटी क्राइम में यूज होता है, पर 1% जेन्युइन भी होता है। अब वो जेन्युइन होता है तो उसमें भी बहुत फ्रॉड होते हैं। तो एक सबसे उसमें होता है कि कोई बंदा एक स्कीम निकालता है कि ये मैंने एनएफटी की रेंज बनाई, आप जैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो भाग जाता है पैसे लेके, और वो पूरी एनएफटी क्रैश होकर जीरो हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं रग पुल, जहां ये नीचे भी मैंने लिखा हुआ। दूसरा होता है वॉश ट्रेडिंग, मतलब किसी ने वो एनएफटी बनाई और उसके 2-3 मित्रों ने मिलके बहुत सारे एड्रेस बना दिए ब्लॉकचेन पे, जो कि क्लिक मार मार के बन जाते हैं। फिर वो दिखाते हैं मेरी एनएफटी उसने खरीदी, उसकी एनएफटी दूसरे ने खरीदी, उसकी तीसरे ने खरीदी, और ये नकली ट्रांजैक्शन है। 100-200 ट्रांजैक्शन रोज की दिखा रहे हैं कि मेरा एनएफटी इतना पॉपुलर है कि उसको 100-200 लोग रोज खरीद बेच रहे हैं और उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। सब नकली। फिर एक आम आदमी जब उसको खरीदता है तो उसकी वैल्यू उसको पता चलती है एकदम जीरो हो। फिर एक होता है रैनसमवेयर, जो सबसे खतरनाक है आज। आपका पूरा डेटा लॉक हो जाता है, आप कुछ भी कीजिए आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। फिर जो क्रिमिनल है वो रैनसम मांगता है, जैसे नॉर्मल किडनैपिंग में भी मांगते हैं रैनसम, डेटा की भी रैनसम मांगी जाती है, और वो सिर्फ बिटकॉइन में होती है। तो रैनसमवेयर सबसे पुराना क्राइम है क्रिप्टो की दुनिया का, सबसे खतरनाक है, बिकॉज उसके मतलब जब अगर आप अटैक हो गए तो आपका पूरा डेटा गया। इंडिया में भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 100-100 करोड़ से ज्यादा रैनसम भर चुकी है।
क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। स्कैम तो आप समझते ही हैं, बहुत सारे लोग आजकल अपनी नई नई क्रिप्टो निकालते हैं, लोगों को बोलते हैं आपका पैसा डबल और ट्रिपल हो जाएगा, लोग उसमें पैसा डालते हैं, पैसा हो जाता है गुल। इसीलिए मैं बहुत डरता हूं जब आम आदमी क्रिप्टो में पैसे लगाता है। जब मैं टीवी में ऐड देखता हूं 100 रुपए में बिटकॉइन ले लो, मुझे बहुत डर लगता है। आप प्लीज लोगों को समझाइए, मत खरीदिए। ये जो क्रिप्टो है ये सबसे मुश्किल इन्वेस्टमेंट है दुनिया की। अगर आम आदमी को पैसा बढ़ाना है उसको बोलो 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डालो, शेयर मार्केट में डाल लो, फिर भी सेफ है। क्रिप्टो में 99% आम आदमी लूट जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को बस लगता है कि पैसा कमाना बहुत इजी है, मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, तो वो स्कैम में जाके फंस जाते हैं। और फिर जब लोग वो क्रिप्टो खरीद लेते हैं उसके पीछे वाले लोग भाग जाते हैं, उसको हम रग पुल भी बोलते हैं। और लास्ट होता है हैकिंग। लोगों को पता नहीं है कि अपनी क्रिप्टो वॉलेट कैसे संभाल के रखनी है। तो क्रिमिनल जो है वो फोन कॉल के थ्रू, फिशिंग अटैक के थ्रू, त्रिवेणी सर ने तो बहुत ऐसे लोगों को पकड़ा है। तो वो लोग क्या करते हैं, सर तो बताएंगे आपको उसके बारे में, वो लोग फोन कर करके, ईमेल भेज भेज के, एसएमएस भेज के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनकी सारी की सारी क्रिप्टो वो चोरी कर लेते। फिर होता है स्टोलन फंड्स, वही जो मैं बोल रहा था कि आपको फिशिंग विशिंग के थ्रू लोग आपकी क्रिप्टो ले जाए। और आखिरी और सबसे खतरनाक है टेररिज्म फाइनेंसिंग। मैक्सिमम जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी क्रिप्टो एड्रेसेस उनकी वेबसाइट पे होती हैं, उनके टॉर वे पे होती हैं, और जो भी उन्हें पैसा देना चाहता है क्रिप्टो में दे देता है। और ये जो क्रिप्टो में पैसा आता है इसको आप कैश में कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे लोकल बिटकॉइंस नाम की एक साइट है, दुनिया भर में, जैसे मैंने अभी लॉग इन किया तो उसने पकड़ लिया कि मैं इंडिया में हूँ, मेरे आईपी एड्रेस से। तो अब मुझे वो दिखा रहा है कि क्या क्या तरीके से लोग आज मुझे क्रिप्टो बेच सकते हैं और मुझसे खरीद सकते हैं। कैश, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई सब आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आप बोलिए तो कैश तो वो आपको एटीएम पे बुलाते हैं, आप कैश निकालिए वो आपको बिटकॉइन देंगे, या आप उनको बिटकॉइन दीजिए वो आपको एटीएम से कैश निकाल के भी देते हैं। तो लोकल बिटकॉइन जैसी जो अलग अलग साइटें होती हैं इसके ऊपर भी आपको वॉच रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया मोरलेस। अब ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबी चीज है, तो हो सकता है फ्यूचर में हम इसके ऊपर एक अगर अलग प्रोग्राम रखना चाहेंगे तब मैं आपको इसको और डिटेल में समझा पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है टाइम भी खत्म हो चुका है, तो मुझे इतना बताना था। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उन्हें आंसर कर सकता हूँ। रोहस जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम का कोई उस तरह का लिमिट नहीं है। हम लोग इंटरेस्टेड हैं, चूंकि पुलिस वाले हैं, फिर आपको बुलाएंगे कभी। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है आपका, और इतना आसान तरीके से आप बता रहे हैं, पहली बार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो जब मैं इतना जानने के बाद पहली बार थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, तो हमारे जो बच्चे हैं, ये जो हमारे पुलिस के अफसर्स हैं जो सुन रहे हैं, और तमाम सबके लिए, कारपोरेट सेक्टर से भी बहुत लोग हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से काफी लोग जुड़े हुए हैं, रिस्क से जुड़े हुए हैं, उनको बताइए आप। ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए जानना कि सारा क्राइम और मोड्स ऑफ पेमेंट यही हो गया है आज की डेट में। तो इस पे थोड़ा एम्फेसिस देते हुए और बताइए। सर ठीक, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। हम एक नॉर्मल केस को सोचते हैं कि हमने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया, ठीक है, और हमें लगता है कि ये क्रिमिनल के पास क्रिप्टो है। तो सबसे पहली हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है कि उसकी क्रिप्टो पहचाननी कैसे। तो जैसे मैंने आपको बोला, एक हो सकता है कि उसने वो क्रिप्टो एड्रेस और प्राइवेट की कागज पे प्रिंट करके रखी हुई। तो पहले आप उसको ढूंढिए, उसके कंप्यूटर को चेक कीजिए कि उसके पास क्या क्या क्रिप्टो वॉलेट है क्या सॉफ्टवेयर में। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको मेटामास्क का दिखाया जो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा लोगो दिख रहा है आपको, ये उसके ब्राउजर में कोने में आपको कहीं दिखेगा। ऐसा मेटामास्क जैसे और भी है, पर मेटामास्क सबसे पॉपुलर है। फिर चेक कीजिए क्या उसके पास ब्रेव ब्राउजर है। ब्रेव अपने आप में एक अलग ब्राउजर है, वो पूरा का पूरा ब्राउजर ही क्रिप्टो वॉलेट जैसा काम करता है। बढ़िया ब्राउजर है बट क्रिप्टो वॉलेट का भी काम करता है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो है तो चांस है उसके क्रिप्टो एड्रेस हमें दिख सकते हैं। मेटामास्क ढूंढ लिया, और भी बहुत सारे दुनिया के सॉफ्टवेयर है, तो हमें वहां पे उसके नॉर्मल फोरेंसिक करनी है। बट चेक करने के लिए कि जो भी दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है वॉलेट्स, क्या उसके पास कंप्यूटर पे है। एक और मैं आपको उसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कौन सी दुनिया में वॉलेट है जो पॉपुलर है। तो उसके लिए अगर आप bitcoin.org में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक वॉलेट का लिंक दिखेगा, ठीक है।
चूज योर वॉलेट। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक पूरी लिस्ट दिखेगी, ठीक है, कि जैसे मोबाइल पे है तो ये नाम दिख रहे हैं आपको, बिटकॉइन वॉलेट, बिटथर, बिटपे। तो ऐसे मेरे हिसाब से कम 100 वॉलेट हैं जो आम तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा रिसर्च कीजिए और ये जितनी भी 100 वॉलेट्स हैं इनके स्क्रीनशॉट्स लीजिए और उसको रेडी रखिए कि भाई ये अलग अलग लोगो दिखते कैसे हैं, ताकि आप सॉफ्टवेयर जब देख रहे हैं तो आप इमीडिएटली पकड़ सकते हैं, अच्छा हाँ ये लोगो जो है ये किसी क्रिप्टो वॉलेट का लग रहा है। दूसरा तरीका था, हम देखेंगे अगर उसके पास हार्डवेयर वॉलेट है जो ये ऐसी दिखती है पेन ड्राइव जैसी, वो है, हम उसको पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब इस स्टेप के बाद हमें मिलेंगे बहुत सारे एड्रेस और उनकी प्राइवेट की। तो पहले हम खुद का वॉलेट तैयार रखेंगे जो हमने पहले से बना के रखा है, वो क्रिमिनल की क्रिप्टो हम उसमें ट्रांसफर कर लेंगे और अब उसको लॉक करके हमने रख दिया। फिर हम शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। तो उस एड्रेस को लेके हम जाते हैं ब्लॉकचेयर जैसी साइट पे, वहां पे हम उसको यहाँ पे ऊपर में एंटर कर देते हैं और वो इमीडिएटली हमको दिखा देगा ये किस ब्लॉकचेन पे था और आज तक क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। अब ऐसा सोचिए ये ईमेल जैसा ट्रांजैक्शन कि अगर आपने क्रिमिनल की एक ईमेल आईडी पकड़ी, आपने उसमें लॉगिन किया, फिर आप देख सकते हैं उसने आज तक किस किस के साथ क्या क्या ईमेल ट्रांजैक्शन की थी। सिमिलरली आपको यहाँ दिख गया एड्रेस, तो आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कुछ पुराने केस में क्या ये एड्रेस पकड़ा गया था, तो वो 2 क्रिमिनल्स को हम जोड़ सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट, ये जो क्रिप्टो की दुनिया है, यहाँ पे ईमेल कौन सी चलती है? जीमेल नहीं यूज करते लोग, यहाँ पे 2 ही चलती हैं ज्यादा। एक है प्रोटॉन मेल जो स्विट्जरलैंड से चलती है, वो नॉर्मल ईमेल जैसी चलती है पर बहुत टॉप सीक्रेट है, तो आप इनसे कभी भी डेटा नहीं ला पाएंगे। एक सेकंड, प्रोटॉन मेल में आप उनको पुलिस रिक्वेस्ट भी भेजिए तो वो कोऑपरेट नहीं करते, वो स्विट्जरलैंड बेस्ड है और एकदम बहुत ही मुश्किल है उसे क्रैक करना। और दूसरा है ETH मेल, इसमें आपका इथेरियम एड्रेस आपका ईमेल एड्रेस भी होता है। तो इसमें लॉगिन करने के लिए अगर हम जाते हैं तो वो क्या करता है हमारे मेटामास्क वॉलेट जो मैंने आपको अभी दिखाया था उसके थ्रू कनेक्ट करता है। मतलब मुझे कोई पासवर्ड भी याद नहीं रखना है। अगर आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है तो बोलता है लॉग इन टू दिस ethmail.cc विद इथेरियम वॉलेट। तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूं तो वो दिखा रहा है कि ये सारी वॉलेट सपोर्टेड है। अब इसमें से ये 3 ही यहाँ दिख रही है क्योंकि ये 3 मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी लोड है। अब मैं करता हूँ मेटामास्क पे क्लिक, फिर वो बोलता है अच्छा आपके मेटामास्क में ये अकाउंट मिला, मैं बोलता हूँ सिलेक्ट। अब आपको नहीं दिख रहा होगा पर मेरी स्क्रीन पे एक नया विंडो खुल गया है जिसमें मेटामास्क का लोगो आ गया है। वहां पे मैंने एक साइन नाम का बटन है उसको दबा दिया और मेरा हो गया लॉगिन। कोई पासवर्ड मेरे को याद नहीं रखने पड़ते। अब थोड़ी देर में यहाँ पे स्क्रीन पे वो खुल जाएगा। अब ये जो ईमेल एड्रेस है, मुझे ना इसका ईमेल एड्रेस याद रहता है ना मुझे इसका पासवर्ड याद रखना है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब मैं इसमें कंपोज करने जाता हूँ तो ये सारे ईमेल तो मेरे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जिन्होंने ये मेरा सीखा मेरे थ्रू। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लंबा सा ईमेल एड्रेस, इसकी जो शुरू का पार्ट है वो है मेरा इथेरियम एड्रेस और उसके बाद है @ethmail.cc। अब यहाँ पे मैं किसी का भी ईमेल आईडी डालूं, सब्जेक्ट डालूं, अटैचमेंट डालूं और हमारी ईमेल शुरू। तो बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं उनकी जो बातचीत होती है वो इस प्रकार के ईमेल एड्रेस से होने लग गई। एक और भी बहुत अच्छी चीज करते हैं लोग कि जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है या जो ब्लॉकचेन है उसमें आप डेटा भी डाल सकते हैं। तो बीच में एक क्रिमिनल था जिसने पॉली नेटवर्क को हैक किया और उसने करीब $600 मिलियन के क्रिप्टो चोरी किए। बाद में उसने लौटा भी दिए। तो पहले उसने क्या किया, उसने इथेरियम ब्लॉकचेन में एक 0 ट्रांजैक्शन भेजी और उसमें एक मैसेज भेजा। वो टीम के साथ बातचीत कर रहा था कि क्या मैं इस क्रिप्टो का ये कर दूं वो कर दूं, और वो सारा डेटा उसने इथेरियम ब्लॉकचेन में डाल दिया। ईमेल नहीं भेजी, इथेरियम ब्लॉकचेन में डाल दिया, तो आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते आप। तो आजकल बहुत सारे स्मार्ट क्रिमिनल ब्लॉकचेन के थ्रू बातचीत भी करने लग गए। तो किसी और प्रोग्राम में हम थोड़ा डिटेल में भी उसको भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। फिर एक्सप्लोरर के थ्रू हमने ट्रांजैक्शन देख ली सारी। बेस्ट प्रैक्टिस के नाम पे हमने समझ लिया क्या क्या हमें करना है क्रिप्टो वॉलेट्स को एनालाइज करने के लिए।
फिर हमें एक और याद रखना है कि ये जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है इसमें बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। कुछ होते हैं माइनर, जिनका काम होता है सिर्फ नई नई क्रिप्टो करेंसी को प्रोड्यूस करना। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो क्रिमिनल नहीं होते, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो खर्चा करते हैं करोड़ों रुपए बिजली और कंप्यूटर पे, और उनको रिवॉर्ड मिलता है नई क्रिप्टो के थ्रू। इस एरिया में जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं, एक तो होते हैं क्रिमिनल जो क्रिप्टो यूज कर रहे हैं, और दूसरा होता है मिक्सर। उनका काम है क्रिप्टो को घुमा देना। मतलब अब मैंने आपको बोला कि एड्रेस के थ्रू तो हम पकड़ लेते हैं कि ये क्रिप्टो कहाँ घूम रही है। अगर आप इनको क्रिप्टो देते हो, वो उस ट्रांजैक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के हजारों एड्रेस में भेज देती है, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो आपका काम बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो मिक्सर मेरे हिसाब से होते हैं सबसे खतरनाक लोग, क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए काम करते हैं और वो हमारा काम बहुत बड़ी मुश्किल कर देते हैं। फिर होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो आपने सुना होगा इंडिया में वजीर एक्स, CoinDCX, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज। इनको हम सेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास KYC होता है और ये सारी ट्रांजैक्शन इंटरनल करते हैं। तो अगर आपके केस में जो अक्यूज्ड है, अगर वो ऐसे टाइप के सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कर रहा है, तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप उनको ऑफिशियल लेटर देंगे तो आपको पूरा डेटा देते हैं। इंडिया में ये है, और इंटरनेशनली आप बाइनेंस बहुत बार देखेंगे, बहुत सारे केसेस में बाइनेंस इस्तेमाल किया जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज, और वो भी काफी कोऑपरेटिव है। उनके वेबसाइट पे प्रोसेस है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप फेसबुक से डेटा लेते हैं, बाइनेंस से भी ले सकते हैं। और आखिरी होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये आपका काम और मुश्किल करता है। अभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में तो KYC है, तो आपको डेटा मिल जाता है। पर जब आप इस टाइप के एक्सचेंज में जाते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको भी दिखाता हूं, सबसे बड़ा है यूनिस्वैप। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जाके क्रिप्टो को स्वैपिंग कर सकता है। तो मतलब एग्जांपल देता हूं, मेरा फिर से वो मेटामास्क है जो कनेक्टेड है। अब मैं बोल सकता हूं मुझे ना एक इथेरियम है मेरे पास, और उसके बदले मेरे को एक और क्रिप्टो चाहिए, ठीक है, उसका नाम है DAI। तो अब वो कैलकुलेट करेगा कि एक इथेरियम के साथ आपको 2955 डाई मिलेगी, और मैं एक बटन दबा के वो खरीद सकता हूं। इसमें कोई KYC नहीं है। कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, किसी को पता नहीं। तो ये लोकल बिटकॉइन का भी बड़ा भाई निकलेगा, क्योंकि क्रिप्टो वॉलेट कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कितने भी एड्रेस बना सकता है, और कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो आपको इन पे भी बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे बड़ा दुनिया का है यूनिस्वैप, उसके बाद है पैनकेकस्वैप, ऐसी एक लिस्ट है, मैं आपके लिए आपको बना के भेजूंगा, उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो जिस क्रिमिनल का आपने कंप्यूटर पकड़ा है, उसकी हिस्ट्री में जाइए, आज तक जो जो वेबसाइट खोली है उसमें जा जाके ये सब चेक कीजिए। अगर उसने कभी यूनिस्वैप खोला है, पैनकेकस्वैप खोला है, तो आपको पता है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है या क्रिप्टो के थ्रू कुछ क्राइम कर रहा है, तो आप उसको जाके वहां से भी और डेटा ला सकते हैं। तो ये हो गया ये वाला पार्ट। हाँ, तो अब मोरलेस मैंने आपको पूरी चीज का ओवरव्यू दे दिया। अभी अगर आपके कुछ प्रश्न है तो हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। Right. Thank you so much, Rohas. Yes, there are a number of questions. There's one question. Do law enforcement agencies work with blockchain for IoT forensics? Please give brief on evidence preservation using blockchain. तो क्या होता है कि जो IoT है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक मिनट में पहले अपना शेयरिंग बंद करूं। हाउ डू आई स्विच इट ऑफ? आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। यस, गॉट इट। ओके, तो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज CCTV से लेके छोटे छोटे सेंसर जो हैं वो बहुत सारा डेटा गैदर करते हैं। अब कुछ केसेस में ये जो डेटा है ये ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। उस केस में हमें उस ब्लॉकचेन में जाके एक्सप्लोरर के थ्रू ये सारा डेटा हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम यूजुअली ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स भी बोल सकते हैं, और ये बहुत आसान है। आपको बस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाना है और ज्यादातर डेटा आपको वहीं पे मिल जाएगा। Right. Next question is ETH मेल में रिसीवर का भी ETH मेल ही इंसर्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। जीमेल पे भी भेज सकते हैं, कोई भी ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं, वो एक नॉर्मल ईमेल एड्रेस जैसा चलता है। Great. Next is, sir, why has Supreme Court lifted the ban on cryptocurrency? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इंडिया में कभी भी क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हुई थी। हुआ ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को बोला था 1930 वाला सर कि आप
क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि आरबीआई जो है वो आपको और मुझे गवर्न नहीं करता। आरबीआई किसको गवर्न करता है? आरबीआई गवर्न करता है बैंकों को। तो आरबीआई ने बैंकों को बोला क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फैसिलिटी बंद करो, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की प्रॉब्लम शुरू हुई। वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास बोलने के लिए कि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो बोलता है क्रिप्टो इलीगल है, तो आरबीआई ने ऐसे कैसे कर दिया हमारे अगेंस्ट, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा क्या आपने क्रिप्टो बैन की है? गवर्नमेंट ने बोला नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो फिर आरबीआई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का ऑर्डर कैंसिल किया। आप समझ रहे हैं बात? क्रिप्टो बैन करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा जिसमें क्रिप्टो बैन हो, वो आज तक नहीं बना। आज की डेट में जो सिचुएशन है, क्रिप्टो के ऊपर डेफिनेशन आई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि क्रिप्टो इज कॉल्ड वर्चुअल डिजिटल एसेट। वो एनएफटी हो, बिटकॉइन हो, कोई भी हो, उसके ऊपर लगेगा 30% टैक्स और 1 जुलाई से 1% टीडीएस। बस दैट इज द लॉ टुडे। हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, आज की तारीख में उसके अलावा कुछ नहीं। Okay, thanks. Next question, Rohas, here is, we understand that the currencies are generally pegged for something, but on what these CCs are pegged on? तो क्या होता है ना कि ये पेगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली नॉर्मल करेंसी भी पेग्ड नहीं होती। अब आप बोलेंगे नहीं ये तो गलत है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आप किसी के पास भी एक 100 रुपए का नोट या 200 रुपए का नोट है, आप उसको स्क्रीन पे ऐसे दिखा सकते हैं? घबराइए मत, मैं लेके नहीं चले जाऊंगा, बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। वैसे आजकल ज्यादातर लोगों के पास नोट नहीं होते, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही होते हैं। Plastic money is more. प्लास्टिक मनी ज्यादा है, पर मैं एक बहुत स्पेशल चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा नोट पे एक लिखा होता है, एक प्रॉमिस। क्या किसी के सामने है जो पढ़ के बता सकता है हमें? Not right now. अच्छा, अगर 100 रुपए के नोट पे मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का प्रॉमिस करता है, ऐसे कुछ एक लिखा होता है। कौन Yes. बनाता है ये प्रॉमिस? रिजर्व बैंक, करेक्ट। अब आप रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास जाएं 100 रुपए का नोट लेके और उनको बोलिए ये लीजिए आपकी चिट्ठी, मुझे दीजिए 100 रुपए, क्या देंगे आपको? बहुत लोगों को लगता है मुझे गोल्ड मिलेगा। नहीं, आज की डेट में दुनिया में कोई भी करेंसी नहीं है जो गोल्ड से बैक्ड है या किसी भी चीज से बैक्ड हो। इसीलिए इन करेंसी को बोला जाता है फिएट करेंसी। मेरे हिसाब से 1905 तक इंडियन रूपी के पीछे गोल्ड मिलता था, आई थिंक। धीरे धीरे सब कंट्री ने बंद किया। वो यूएस लास्ट था, पर वो भी 1971 15 अगस्त के बाद बंद हो गया। यूएस डॉलर भी आज गोल्ड बैक नहीं है। तो फिएट करेंसी रुपी हो या डॉलर, वो भी बैक्ड नहीं। सिमिलरली जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी बैक्ड नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या लोग, दुनिया भर में लोग यूएस डॉलर पे भरोसा करते हैं? हाँ या ना? हाँ। क्यों करते हैं? यूएस Because गवर्नमेंट तो stable आपको है। गोल्ड नहीं देती। हाँ जी, स्टेबल है, Widely universal accepted. currency है। बस वो बहुत सालों से स्टेबल है। इसका क्या मतलब है? वो बंद नहीं होगा फ्यूचर में? हो सकता है। बहुत सारे देश टूटते हैं, उनकी क्रिप्टो खत्म हो, उनकी करेंसी खत्म हो जाती है। जैसे जिम्बाब्वे में आज खुद की करेंसी नहीं है। वो एक देश है जहां पे इंडियन रूपी भी चलता है, यूएस डॉलर भी चलता है। आप जिम्बाब्वे में जाइए, प्लेन से उतरिए, टैक्सी वाला रुपए भी लेगा आपसे, डॉलर भी लेगा, यूरो भी लेगा, पाउंड भी लेगा। उनकी खुद की करेंसी खत्म हो गई है। ये सब चलता है भरोसे पे। क्योंकि लोग यूएस डॉलर पे भरोसा रखते हैं, वो उस पर ट्रेडिंग करते हैं। जो लोगों को क्रिप्टो पे भरोसा है, वो भरोसा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। तो बिटकॉइन जो है वो टेक्नोलॉजी से बनती है। आज तक वो टेक्नोलॉजी टूटी नहीं है, तो लोगों का भरोसा है और लोग उसके ऊपर डीलिंग करते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हर चीज भरोसे पे ही चलती है। सर, बहुत से लोग ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट कि हाउ मोनेरो इज अनोनिमस, या हाउ टू इन्वेस्टिगेट डेस्टिनेशन एड्रेस, या बेनिफिशियरी डिटेल्स कैसे मिलेगा, या दे आर आल्सो आस्किंग कि हाउ टू ट्रेस द एक्चुअल पर्सन हु इज यूजिंग बिटकॉइन। सो इफ यू कैन वंस हाईलाइट अबाउट दिस। अभी इसके लिए एक्चुअली हमें एक अलग सेशन रखना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल कराना बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि जैसे त्रिवेणी सर बोल रहे थे, पुलिस को थ्योरी नहीं सीखनी, उनको प्रैक्टिकल चाहिए। तो हम एक सेशन प्लान कर सकते हैं जहाँ पे हम पहले से ही आपको कुछ साइट्स वाइट्स खोलने बोल देंगे, फिर हम उसको एकदम प्रैक्टिकली करेंगे। हम एक्चुअली केसेस लेंगे और मैं चाहूंगा डिस्कस करना आपके साथ सिल्क रोड केस, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप केस है क्रिप्टो में। जो मैं बोल रहा था, जब पहली बार मैंने भी सुना था क्रिप्टो के बारे में 2010-11 में, ये वही केस था। तो ये दुनिया भर में पॉपुलर थी एक साइट, डार्क वेब साइट,
जिसका नाम था सिल्क रोड, उन्होंने बिलियनों डॉलर की ट्रांजैक्शन की थी। तो वो कैसे पकड़े गए, उनका एक एक एड्रेस ट्रैक कैसे हुआ, वो डेटा कोर्ट में कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि बाद में कोर्ट में उसको शायद 3 लाइफ सेंटेंस दिए एक के बाद एक, मतलब वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, जो बंदा था रॉस उल्ब्रिच नाम का। तो उसके डॉक्यूमेंट में मैं आपको देना चाहूंगा कि हम उसको पढ़ें और एकदम डिटेल में हम उसको समझ सकते। Ela, you're on mute. Ela, Yes, sorry. Just one question for Sanya, I think, because she has not taken up any. They specifically asked to her, can we trace the actual person who is using Bitcoin address? Maybe the last one now. So, Shashank, sorry for that. it's okay. Difficult. So, as I said before, you can definitely track an address, but it's very difficult to find the person behind it. तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि पर्सन को पकड़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो वो बंदा मिलना चाहिए। अभी क्या होता है कि मेरा एड्रेस है, अब मैं उस एड्रेस के साथ 100 लोगों के साथ ट्रांजैक्ट कर लिया, उन 100 में से एक बंदा तो कभी ना कभी पकड़ा जाता है, तब हम बैक ट्रेसिंग शुरू करते हैं। ये ईमेल एड्रेस जैसा आप समझ सकते हैं इन अ वे कि ईमेल एड्रेस को ट्रैक करने के लिए तो गूगल हमें आईपी एड्रेस भेज देता है, पर यहाँ कोई होता नहीं है। So even with when you find an address and number of transactions, and if you find another person that is closely connected to the person, you can find a transaction that is of the same amount and backtrace that transaction. So you can connect those people, and that's how you can prove that those were the 2 people involved in that transaction. Right. Thank you. Thank you, Sanya. मैं एक सेकंड में ऐड करना चाहूंगा। Yes, sir. Yes. अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो कराया था बिटकॉइन फॉरेंसिक का, या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, तो 2 कंपनियों को मैंने बुलाया था, उन लोगों ने डेमो दिया था कि हम ये जो क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन है इसके लास्ट आईपी तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमको आईपी मिल गया तो हम टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करके हम डिकोड कर सकते हैं कि उसके पीछे कौन है, एटलीस्ट उस आईपी को, उस लास्ट नोड को किसके यूज किया है, Right. और वहां जाकर के फिर जो हमारा पुलिस का वेरिफिकेशन होता है उससे करके हम पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ट्रांजैक्शन की आईपी मिल जाएगी आपको और आईपी से आप ट्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, Professor Triveni, for your views. Now I think we can bring this to a closure. I would certainly like to thank all the speakers. I think it's been a learning session, enriching session for all of us on a technical subject like blockchain technology. And I would like to thank all the participants for joining us today for this session. Now, over to you, Shashank. Thank you, Ilaji. Again, thank you all the speakers, especially Sanya, because you have been so inspiring. And the session was amazing. We are getting so many comments, and I would request all the participants to send their queries on research@futurecrime.org. We'll take all the queries with the experts and we'll try to answer it. And would also request all the participants to send their suggestion that how we can improve, what more they want to listen about, what experts they want, and we will try to get the best of the best here. And with this, I would like to end this. Thank you so much and namaste. Thank you, everybody.